बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ऑसिलेशंस हमने डिस्कस की और उसके बाद उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज थी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट और ये तमाम की तमाम चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी का जो मेन टॉपिक है यही सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, तो तमाम की तमाम चीजें जो है तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करनी है, क्योंकि इस चैप्टर का टाइटल ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मींस कि हमारी तमाम की तमाम जो बातें होंगी वो इसी टॉपिक के रिलेटेड होंगी। ठीक हो गया? तो आए टाइम जाया किए बगैर ही सीधा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पे आते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया जाता है कि द स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाएं वो वीडियो देखें। मैं लिंक जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहां से वो वीडियो देख लेनी है। और पीरियोडिक मोशन का मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है कि जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को दोबारा रिपीट करे, तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक हो गया? तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बच्चों, ये पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप है जिसके अंदर कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? इसमें ये जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होनी चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए एक्सेलरेशन के, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट है, एक तो वो क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन करे अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है? जिसमें एक्सेलरेशन जो है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। मींस के वो जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ ही क्या हो? डायरेक्टेड हो हमेशा। मींस के सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हमारे पास लेट्स सपोज एक पेंडुलम है। ठीक है? अब पेंडुलम को मैं इस पॉइंट पे ले आया। ठीक हो गया? तो अब जब ये पेंडुलम इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। वो फोर्स इसको क्या करेगी? मूव करेगी इस तरफ। जब ये इस तरफ मूव करके आएगा, ठीक हो गया, तो अब इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा इस सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को बच्चों हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग हमेशा बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक हो गया? तो अब एक्सट्रीम पोजीशन से जब वो मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन इसको इस तरफ लेके आ रही है। अब जब ये यहां पे पहुंचेगा तो फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है? इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब देखें, जब ये इस तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन हमेशा जो है तो वो सेंटर पॉइंट की तरफ ही, उसकी डायरेक्शन सेंटर पॉइंट की तरफ ही होगी, तभी जो है तो ये क्या करेगा? वापस मुड़ के आता है। मतलब कि ये पेंडुलम का मोशन जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है? एक पॉइंट के अराउंड जो है तो वो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। अब वो बैक एंड फोर्थ मोशन करने का रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ क्या करता है? उसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेंटर पॉइंट की तरफ होती है। तो तभी जो है तो हमारे पास वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। और ऐसे मोशन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक हो गया? कि जिसमें एक्सेलरेशन जो है तो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करे, और सेकेंडली कि वो हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ, उसकी डायरेक्शन जो है तो वो सेंटर पॉइंट की तरफ हो। ठीक हो गया? अब इसकी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं, या हम लोग मैस स्प्रिंग सिस्टम कंसीडर करते हैं, या बॉल बाउल सिस्टम कंसीडर करते हैं। मतलब कि एक बाउल ले लें, बाउल के अंदर आपने एक एंड पे बॉल को होल्ड किया, वो उसको रिलीज कर दें, तो उस बाउल के अंदर वो बॉल एक्सट्रीम पे जाएगी, वापस मीन पे आएगी, फिर एक्सट्रीम पे आएगी, फिर मीन पे आएगी। तो मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन उसका चलता रहेगा। ठीक है? तो ये कंडीशंस है। अच्छा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक यही डेफिनेशन है। और इसको अब हम प्रॉपर समझने के लिए हमें फिर इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करना पड़ता है। मतलब सिंपल पेंडुलम को स्टडी करना पड़ता है या मैस स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी करना पड़ता है। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम, और इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो आएगी उसमें हम लोग सिंपल पेंडुलम के ऊपर भी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन
बच्चों सिंपल एक ही कंडीशन है ये वाली, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक हो गया। अब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक हो गया। तो वो फिर कौन सा मोशन हो सकता है, वो पीरियाडिक मोशन हो सकता है। ठीक है, या ऑसिलेशंस हो सकती है। ठीक है, या ऑसिलेशन तो खैर यही चीज है, बट एनी हाउ। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ, इसकी डेरिवेशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको फिर जब मैं ये पूरी डेरिवेशन कर लूंगा तो आपको जब ये हम लोग ये वाली एग्जाम्पल इसकी एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम को, कि स्प्रिंग मैथ सिस्टम क्या है। तो देखिए बच्चों, स्प्रिंग मैथ सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक आइडियल कंडीशन पहले कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, एक सरफेस हो जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एक आइडियल कंडीशन पहले कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर फ्रिक्शन जीरो है। फिर हम क्या करते हैं, उसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स या कोई मैस ले लेते हैं जिसका मैस m है। ठीक हो गया, m मैस ले लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अटैच कर देते हैं एक स्प्रिंग के साथ। ठीक है, और उस स्प्रिंग का एक एंड के साथ हमने मैस को अटैच किया, और दूसरे एंड को हम लोगों ने किसी वॉल के साथ या किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट के साथ हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब वॉल कंसिडर कर लें। ठीक है, हमने उसको फिक्स कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस स्प्रिंग को यहां से पकड़ू, होल्ड करूंगा और इसको एक डिस्टेंस तक यहां तक ले आता हूं। ठीक है, जब मैंने इस स्प्रिंग को यहां से इस मैस को उठाया और इस पॉइंट पे जब मैं ले आया, तो ये स्प्रिंग का कौन सा पॉइंट है, मेन पॉइंट है। ठीक है, इसको हम मेन पोजीशन कह देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस स्प्रिंग को यहां से होल्ड किया और मैस को, और मैंने इसको उठा के इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आया, मतलब मैंने उसको पकड़ के खींच लिया। ठीक है, अब जब तक मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो अब देखें कि इस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, मतलब कि एक एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी है, तो मींस के पोटेंशियल एनर्जी। और फिर स्प्रिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब मैंने जैसे ही उसको यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, तो जाहिर बात है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, और ये स्प्रिंग जो है, अब लेट सपोज पहले ये इनिशियल पॉइंट पे पड़ा था मैस, अब ये अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब ये ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो अब इसका जो ये स्प्रिंग है, पहले जो नॉर्मल हालत में था, अब वो एक्सपैंड हो गया है। ठीक है, तो एक्सपेंशन की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स क्या करेगी, ये इस मैस को अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है। अब वो क्यों खींच रही है, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल हालत से एक्सपेंड हो चुका है, तो वो वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहता है, तो जिसकी वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाए। ठीक हो गया बच्चों, पॉइंट समझ आ रही है। अच्छा, अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चों, एक बात याद रखें कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो F है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके x के। ठीक हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी x के। अब x क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है। अब सिंपल सी बात देखें कि अगर मैं स्प्रिंग को, मैस को होल्ड करके थोड़ा सा खींचता हूं, तो जब मैं उसको रिलीज करूंगा तो वो फोर्स जो है तो वो स्मॉल होगी कंपैरेटिवली टू के मैं अगर उस स्प्रिंग को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दूं। ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर एक ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, मैंने इस मैस को पकड़ के हल्का सा खींच के छोड़ा, तो वो मुश्किल इस ग्लास को टच करे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतनी फोर्स नहीं थी। बट अगर उस स्प्रिंग को मैं ज्यादा एक्सपेंड कर दूं और जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो ये मैस वापस पीछे की तरफ जाएगा, तो मे बी कि ये इसको इतना ज्यादा कंप्रेस कर दे। समझ आई। तो अब ये किसकी वजह से हो रहा है,
ये इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा है कि जैसे ही हम उस स्प्रिंग को एक्सपेंड करते हैं तो उस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जो है तो वो स्टोर हो जाती है और वो फोर्स क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ खींचती है। ठीक हो गया। अब ये स्प्रिंग जैसे ही मैंने यहां पे लाया और इसको मैंने यहां से रिलीज कर दिया, अब क्या होगा कि ये मैस वापस मूव करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो ड्यू टू इनर्शिया ये यहां पर रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है जैसे रिलीज के वापस आके ओरिजिनल पोजीशन पे स्टॉप हो जाए, नहीं, कोशिश करेगा रुकने की, बट यहां पे ये रुक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रुक पाएगा? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है तो वो तो इसको इधर ले आई है, बट इसके अंदर का जो इनर्शिया है तो वो इसको यहां पर रुकने नहीं देगा और इसको आगे ले जाएगा। तो जब ये आगे आएगा तो फिर ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये इस तरफ वाली एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। अच्छा, अब जब ये ओरिजिनल पॉइंट पे आया, नशे की वजह से वापस पीछे गया, तो इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो ये अब इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा स्प्रिंग, अब ये जहां तक ये कंप्रेस हो सकता है वहां तक ये कंप्रेस होगा। उसके बाद अब स्प्रिंग जो है तो क्या अब नॉर्मल कंडीशन में है? नहीं, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं है। ये अब क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया है। तो अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, वापस इसको इसकी मेन पोजीशन की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फिर ये मैस यहां पे पहुंचेगा। जैसे ही यहां पे पहुंचा तो फिर इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाएगा, फिर वहां से एक्सपेंशन की वजह से वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आना चाहेगा। तो ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन इसकी कंटिन्यूसली क्या होगी, चलती रहेगी, जिसकी वजह से ये जो मैस है ये टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखें मैंने क्या लिखा है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्प्लेसमेंट के। बट यहां पे एक और चीज देखें कि डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, बट इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोर हो रही है इस डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना चाहता है। ठीक है। तो दोनों जो कि ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट होने की वजह से हम लोग यहाँ पे इनके दरमियान एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है। अब बच्चों हम लोग जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हम लोग इक्वालिटी का साइन लगाते हैं और फिर एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो आ जाएगा वो k आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है। तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हुक्स लॉ पढ़ा था, तो ये एक्चुअल में उसकी ही मैथमेटिकल फॉर्म है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब इसमें ये जो k है ये क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कांस्टेंट है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। इस k को एक्चुअल में हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, k जो है वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक्चुअल में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज गिवन बाय, आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख लेनी है, एक्सेलरेशन इन ए बॉडी इज गिवन बाय F इक्वल्स टू एम ए। चूंकि हम लोगों ने इसमें फोर्स का रिलेशन नहीं देखना, हम लोग एक्चुअल में एक्सेलरेशन का रिलेशन देखेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग अब F की जगह पे एक्सेलरेशन को लिखना चाहते हैं। ठीक है। तो अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, क्योंकि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो हमारे पास अब हम जब इन दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करेंगे बच्चों तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन का पैरामीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे देखें कि मैं क्या करता हूं, मैं कंपेयर करता हूं। मैं यहां पे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, अब जब हम इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है। अब m को इधर लाके डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। ठीक है।
अच्छा बच्चों, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दें। किसका नाम दे देंगे? स्टार का नाम दे देंगे। ठीक हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया। अच्छा, अब हमारे पास एक्चुअल में हम एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं, मेन चीज ये है कि हम एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअल में बच्चे एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि क्या ये स्प्रिंग मास का जो मोशन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। ठीक हो गया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन है टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। तो वो तो यहाँ पे हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, वो हमें नजर आ रहा है कि स्प्रिंग की वजह से मास कभी फॉरवर्ड जा रहा है, फिर वापस मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे। तो मतलब एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है। सेकंड कंडीशन कि हमारे पास ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहां से सेटिस्फाई हो रही है। कैसे हो रही है देखें, इसमें बच्चों हमारे पास ये जो के और एम है, ये दोनों क्या है? ये तो कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट है, वो भी हम चेंज नहीं कर रहे। ठीक हो गया, तो जब ये दोनों कांस्टेंट है तो इन कांस्टेंट को रिमूव करके हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास, सेटिस्फाई हो गई कंडीशन कि हाँ, जो मास स्प्रिंग सिस्टम का जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मास स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, मीन्स के इनका जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हम लोग टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन डेराइव करेंगे। यहां तक तो हम लोगों ने सेटिस्फाई कर दिया कि हमारे पास ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो मोशन है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, दोनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इसमें जो वन साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसका टाइम पीरियड अगर हम फाइंड करना चाहें तो उस टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। ठीक हो गया, अब जाहिर बात है नॉर्मल टाइम तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स की वैल्यू डिफरेंट करोगे तो टाइम पीरियड में डिफरेंस आएगा। ठीक हो गया, टाइम पीरियड चेंज होता रहेगा। तो उस वजह से हम लोगों को अब एक इक्वेशन चाहिए कि जिसके अंदर हम लोग फार्मूले एक ऐसा डिराइव करना चाह रहे हैं कि जहां पे हम लोग फिर इसके लिए टाइम पीरियड भी फाइंड कर सके। तो टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करने के लिए यहाँ पे मैं टाइम पीरियड लिख लेता हूं। तो पहले एक चीज को समझते हैं कि टाइम पीरियड यहां पे आएगा कैसे। ठीक है, तो टाइम पीरियड को यहां पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन को, अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक हो गया, वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, उसको हम कहेंगे बच्चों कि वो हमारे पास टाइम पीरियड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग इस चीज को, टाइम पीरियड को डिराइव करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला हम लोग अगर लिखें तो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। ठीक हो गया, मेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये टाइम पीरियड के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक हो गया, उसमें हम लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसमें मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से जाके इसको देख लेना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे हमने कहा था कि थीटा क्योंकि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर हम इसको इन टर्म ऑफ पाई लिखें तो पाई जो है तो वो हमारे पास 180 को रिप्रेजेंट करता है एंगल्स में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ठीक हो गया, अब हम टाइम पीरियड फाइंड करना चाह रहे हैं तो टाइम पीरियड को इधर ले जाते हैं, तो ये जो हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक हो गया।
अच्छा, इसको आप बच्चों इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो। सही हो गया, ए, हाँ ए का नाम दे दो। अब हम लोग यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ओमेगा की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसको जस्ट यहाँ पे पुट करना है और आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओमेगा को अब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग, चूंकि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसके अंदर हम लोग तमाम एंगुलर टर्म्स को रिलेट करेंगे। तो हमारे पास एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, प्रीवियस ग्रेड में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, तो वो होती है a इक्वल्स टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको आप लोग बच्चों डबल स्टार का नाम दे दो। ठीक है, अब देखें एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस के और एम इंटू एक्स के इक्वल भी है, एक्सेलरेशन हमारे पास a इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर के भी इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से देखें तो हमारे पास ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, तो पीछे हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय m, और ओमेगा इक्वल्स टू अंडर द रूट के ओवर m। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन ए में पुट कर देना है। तो हमें यहां पे लिख लेता हूं पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में जब हम पुट कर देंगे तो मैं इसको यहीं पे अपने पास एक पोर्शन सा बना लेता हूं और यहीं पे मैं इसको पुट कर दूंगा। अच्छा, तो देखें अभी, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको पुट करता हूं, तो ये क्या है, t इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते तो t इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट के डिवाइडेड बाय m। ठीक है, अब ये बच्चों यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है, तो मैं इसको ऊपर लाके मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट, अब यहाँ पे क्या है, k डिवाइडेड बाय m है, तो यहाँ पे ऊपर आके m डिवाइडेड बाय k हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला डिराइव हो गया है किस चीज के लिए, मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया। अब यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करना चाहें तो देन हम फिर क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय टी के। फ्रीक्वेंसी इस चीज के इक्वल होती है कि नहीं होती, तो मतलब कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको वापस रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कि f इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट k डिवाइडेड बाय m। तो ये चीज आ गई। ठीक हो गया, तो ये चीज हमारे पास, ये अब हमारे पास फार्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए ये फार्मूला आ गया। टाइम पीरियड अगर आपने फाइंड करना है तो ये फार्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइडेड बाय k। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास जो स्प्रिंग मैस सिस्टम का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है। तो मतलब इसमें ये एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, किस चीज पे, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। अब आप इसका मैस जब बढ़ाओगे तो जाहिर ही बात है इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब आप जब आप इसका मैथ कम करोगे तो इसका टाइम पीरियड कम होगा। अब टाइम पीरियड कम होना या ज्यादा होने, ये क्या मकसद क्या है इसका, ठीक है, इसका मकसद ये है कि जब मैं मैथ को बढ़ा दूंगा और इस स्प्रिंग को मैं एक्सपेंड करके रिलीज करूंगा ऑब्जेक्ट को, तो वो ज्यादा टाइम लेगा एक साइकिल को कंप्लीट करने में, क्योंकि उसका मैथ ज्यादा है। तो स्प्रिंग पहले उसको अपनी तरफ खींचेगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर वापस उसको एक्सपेंड करेगा। तो मतलब कि वो ये जो एक्सपेंशन वापस
नॉर्मल पोजीशन, फिर कंप्रेशन, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन। तो मतलब इन 4 स्टेप्स के दौरान जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टाइम पीरियड है स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए। ठीक हो गया। तो अब जितना मैथ ज्यादा होगा उतना ये ज्यादा टाइम लगेगा एक साइकिल को कंप्लीट करने में, जितना ये मैथ कम होगा उतना कम टाइम लगेगा, कि यहां पे हमारे पास टाइम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। सेकेंडली हमारे पास जो ये के है स्प्रिंग कांस्टेंट, देखिए बच्चों याद रखें के जो है ये हर एक मटेरियल का डिफरेंट होता है। ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि आपने स्प्रिंग किस मटेरियल का लिया है। ठीक हो गया। तो वो जो स्प्रिंग कौन है ये वैल्यू कांस्टेंट है, उस मटेरियल की जो अपनी स्पेसिफिक के की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक हो गया। उसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर आप किसी हाई वैल्यू वाले ऐसा एक आप स्प्रिंग ले लेते हो जिसकी के की वैल्यू ज्यादा है, तो जब उसकी की वैल्यू ज्यादा है तो बच्चों वो जो है तो वो हमारे पास उसकी इलास्टिसिटी जो है तो वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है ना, कि इलास्टिसिटी क्या है, कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच वो इट री अटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक हो गया। तो इलास्टिसिटी जो है तो ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर लेगा। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और उसकी इलास्टिसिटी टोटल डिपेंड ही इस के की वैल्यू पे करती है। ठीक हो गया। तो जितना ज्यादा के की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो मोर इलास्टिक होगा। मींस कि आप जैसे उसको एक्सपेंड करोगे वो ओरिजिनल पोजीशन जल्दी गेन कर लेगा, अपने ओरिजिनल शेप को जल्दी अटेन कर लेगा। ठीक हो गया। तो अब जाहिर बात है कि आपने जब ये के की वैल्यू बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली टी की वैल्यू कम हो जाएगी, कि मैंने स्प्रिंग को खींचा और वो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से वो एकदम से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो जब वो एकदम से अपने ओरिजिनल शेप में आया तो सिंपल उसका टाइम पीरियड कम हो गया। तो इलास्टिसिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है। ये जो के है दैट इज एक्चुअली ये उस स्प्रिंग कांस्टेंट को मकसद ये है कि वो उसकी इलास्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो टॉपिक है, ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है दैट इज अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें हम लोगों ने जस्ट उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, फिर हमने उसकी एक एग्जांपल को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है और उसकी दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फिर हमने उसके टाइम पीरियड के लिए एक डेरिवेशन की, जिसमें हम लोगों ने टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइडेड बाय k का कंसेप्ट प्रॉपर इसको एक्सप्लेन भी कर लिया है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारे पास टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। इजी सा टॉपिक है, प्रीवियस आप क्लास ग्रेड 10 में भी इसको डिस्कस करके आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा इजीली समझ आया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।